हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बीके कंप्लीट कोर्स में। जैसा कि आपको मालूम ही है कि आपके प्रश्न नंबर 30 तक हो चुके हैं। आज ये क्लास नंबर 14 है, जिसमें आपको 31 नंबर प्रश्न से पढ़ना है। हम पढ़ते हैं और अच्छे से आप समझिए। सृजनात्मकता और शिक्षा का संबंध बताइए। सृजनात्मकता और शिक्षा का संबंध बताना है। उत्तर: जो छात्र सृजनशील होता है वह प्रत्येक वस्तु तथा घटना को नवीन रूप देने का प्रयत्न करता है। जो बालक सृजनशील होते हैं उनमें कलाकार तथा वैज्ञानिक बनने की क्षमता होती है। सृजनशील बालक नवीन अनुभव प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। शिक्षा का यह कर्तव्य है कि वह बालकों में सृजनात्मकता उत्पन्न करने का प्रयत्न करे। इस ओर शिक्षक का विशेष उत्तरदायित्व है सृजनात्मकता का उपयोग कक्षागत परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। शिक्षक यह प्रयत्न करें कि बालक सृजनात्मक चिंतन के लिए तैयार हो। शिक्षक इस दिशा में निम्नलिखित प्रयास से प्रयत्न कर सकता है। शिक्षक अपने छात्रों को इस प्रकार पढ़ाएं कि वे छात्रों की समस्या के स्तर को पहचान सकें। दूसरे शब्दों में छात्र यह अवश्य जान सकें कि कोई समस्या किस स्तर की है। दूसरा नंबर जो है, तो किसी समस्या के विषय में शिक्षक छात्रों को यह बताएं कि क्या किया गया है और क्या किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में सृजनात्मक शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को यह जानकारी दी जा सके कि समस्या से संबंधित तथ्य क्या है। तीसरा नंबर जो है, तो सृजनात्मकता के लिए मौलिकता आवश्यक है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करे कि वे मौलिक चिंतन कर सकें। चौथा नंबर जो है, तो शिक्षक यह देखें कि छात्र किसी समस्या का सही मूल्यांकन करते हैं या नहीं। शिक्षक उनमें सही मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करें। पांचवा नंबर जो है, तो शिक्षक यह प्रयत्न करें कि बालक अपने चिंतन की जांच स्वयं कर सके। छठवां नंबर जो है, तो क्या है, सृजनात्मक शिक्षण की एक विधि यह है कि बालकों को किसी कार्य वस्तु या प्रक्रिया में सुधार के लिए संशोधन प्रस्तुत करने को कहा गया है। किसी क्षेत्र में नवीन आविष्कार सृजनात्मकता का ही परिणाम होता है। अब प्रश्न नंबर 32 पढ़ते हैं। सृजनात्मक चिंतन की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? सृजनात्मक वह गुण है जिससे हम किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण करते हैं। सृजनात्मकता में हम या तो प्रक्रिया को या उत्पाद को विचार में लाते हैं। इसमें कोई नवीनता होती है। इसमें प्रत्ययों को फिर से व्यवस्थित करते हैं जिससे किसी ऐसी वस्तु का निर्माण किया जा सके जिसका पहले से कोई अस्तित्व न था। सृजनात्मक चिंतन में आत्मदर्शन और कल्पना का मिश्रण होता है। इसमें वस्तुनिष्ठता तथा क्रमबद्धता की कमी होती है। इसमें तथ्यों का नियंत्रण भी कम होता है। सृजनात्मक चिंतन की मुख्य अवस्थाएं 4 हैं। कितनी हैं? 4 हैं। ये अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। पहला नंबर है तैयारी, यानी कि प्रिपरेशन। तैयारी है पहला नंबर। क्या है? तैयारी जानबूझकर या बिना जानबूझकर हो सकती है। तैयारी जो है जानबूझकर या बिना जानबूझकर हो सकती है। यह चेतन या अचेतन मन से हो सकती है। किसी निबंध, कविता या पुस्तक लिखने से पूर्व व्यक्ति कुछ सूचनाएं एकत्रित करता है। किसी को तैयारी कहते हैं। चिंतन। दूसरा नंबर, चिंतन क्या है? व्यक्ति लेखन कार्य के लिए बैठता है। वह अपने विचारों को एकत्रित तथा संगठित करता है, परंतु अन्य व्यक्तियों को ऐसा प्रतीत होता है कि वह कोई प्रक्रिया नहीं कर रहा है। सूझ। तीसरा नंबर क्या है? सूझ। व्यक्ति के मस्तिष्क में जो विचार आए थे वे एक रूप में दिखाई देते हैं। यह सूझ यातायात आती है। व्यक्ति इसके लिए विशेष प्रयत्न नहीं करता है। विचारों को व्यक्त करना। व्यक्ति नवीन विचारों को कागज या कैनवास पर व्यक्त करता है। इस अवस्था पर व्यक्ति के मस्तिष्क में और विचार आते हैं। लेखक अपनी रचनाओं को फिर से लिखता है या उसमें काट छांट करता है। इस प्रकार वह अपनी रचना को अंतिम रूप देता है। बहुमुखी व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं? 33 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है? बहुमुखी व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं? 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व का अर्थ लिखते हुए जुंग द्वारा किए गए वर्गीकरण का अर्थ परिचय दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2017 में आया है, 16 में आया है, 15 में भी आया हुआ है। इसलिए अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व का अर्थ। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी रूपांतरण है किसका? व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी रूपांतरण है पर्सनालिटी का। अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति पर्सोना शब्द से हुई मानी जाती है। इस शब्द का अर्थ होता है नकाब। यूनान निवासी नकाब पहनकर अभिनय किया करते थे। क्या किया करते थे? यूनान निवासी नकाब पहनकर अभिनय किया करते थे, जिससे दर्शकगण यह नहीं न जान सके कि कौन व्यक्ति अभिनय कर रहा है। पर्सनालिटी शब्द का उद्गम लैटिन भाषा से हुआ है। क्या है? पर्सनालिटी शब्द का उद्गम लैटिन भाषा के पर्सोनर शब्द से भी माना जाता है। पर्सोनर का अर्थ होता है, क्या होता है? ध्वनि करने के सादृश्य। पर्सोनर शब्द उस व्यक्ति की आवाज को व्यक्त करता है जो भेष बदलते हुए होता है। पर्सोना शब्द किसी व्यक्ति के कार्यों को स्पष्ट करने के लिए भी प्रयोग किया गया था। व्यक्तित्व की परिभाषा। व्यक्तित्व संबंधी जिन धारणाओं का ऊपर उल्लेख किया गया है वे व्यक्तित्व के अर्थ को पूर्णतः स्पष्ट नहीं करती। अतः व्यक्तित्व की परिभाषा पर प्रकाश डालना आवश्यक है। विभिन्न विद्वानों ने व्यक्तित्व की परिभाषा अपने अपने ढंग से की है। इन विद्वानों के विचारों को स्पष्ट करके ही व्यक्तित्व की व्याख्या की जा सकती है। व्यक्तित्व की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार है। ड्रेबर के अनुसार व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के सुसंगठित तथा गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिससे वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में प्रकट करता है। दूसरा नंबर क्या है? दूसरे वैज्ञानिक का नाम है आलपोर्ट। व्यक्तित्व एक क्रियाशील संगठन है जो व्यक्ति के मानव शरीर ढंगों को निश्चित करता है, जिन्हें वह बाह्य परिवेश में अपने आप को समायोजित करने में अपूर्व रूप से अपनाता है। जुंग द्वारा किया गया वर्गीकरण। जुंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। बहिर्मुखी
बहिर्मुखी का स्वभाव सांसारिक बातों से अनुरक्त रहने का होता है। बहिर्मुखी व्यक्ति सामाजिक होता है तथा सामाजिक कार्यों में विशेष ध्यान रखता है, दूसरे के साथ मेल बढ़ाता है, खेल कूद में रुचि लेता है और व्यक्तिगत धन तथा बीमारियों में अपने आप को समायोजित कर लेता है। इसमें आत्मविश्वास चरम सीमा पर होता है। वह विज्ञापन, प्रकाशन, भाषण कला के द्वारा दूसरों को अपने अनुकूल बना लेता है। इसमें सिकंदर, नेपोलियन, नेहरू, हिटलर, शास्त्री जी और इंदिरा गांधी को समझा जा सकता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जो आदमी होता है वह अपने आप को समायोजित कर लेता है। इसमें आत्मविश्वास चरम सीमा पर होता है। वह विज्ञापन, प्रकाशन, भाषण कला के द्वारा दूसरे को अपने अनुकूल बना लेता है। इसमें सिकंदर, नेपोलियन, नेहरू, हिटलर, शास्त्री जी और इंदिरा गांधी को समझा जा सकता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व अंतर्मुखी का ध्यान विशेषकर अपनी ओर केंद्रित रखता है। अंतर्मुखी का ध्यान विशेषकर अपनी ओर केंद्रित रखता है। जगत के बाह्य पदार्थों से उसका तात्पर्य नहीं होता है। जगत के बाह्य पदार्थों से उसका तात्पर्य नहीं होता है। अपने को विषयों से परे रखना निर्धनता का प्रिय होना। अपने को विषयों से परे रखना निर्धनता का प्रिय होना, दूसरे के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने में सहम जाना, कर्तव्यपरायणता, सामाजिक व्यवहार से अनभिज्ञता आदि उसकी विशेषता होती है। अंतर्मुखी व्यक्ति अपने में ही मस्त रहता है। अंतर्मुखी व्यक्ति जो होता है अपने में ही मस्त रहता है। वह दूसरों से बोलना तथा मिलना कम पसंद करता है। वह शीघ्र दुखी हो जाता है। पुस्तकों को पढ़ने का बहुत अभ्यासी होता है। उसके व्यवहार में कम लचीलापन होता है। अंतर्मुखी में कार्य क्षमता बहिर्मुखी से अधिक होती है। अंतर्मुखी में कार्य क्षमता बहिर्मुखी से अधिक होती है। वह संसार की परवाह न करता हुआ अपने पद पर अग्रसर होता है। उभयमुखी इस प्रकार के व्यक्ति कुछ परिस्थितियों में बहिर्मुखी तथा कुछ में अंतर्मुखी होते हैं। जैसे एक व्यक्ति अच्छा बोलने वाला है और लिखने वाला है किंतु एकांत में कार्य करना चाहता है। इस प्रकार से एक व्यक्ति अच्छा बोलने वाला है और लिखने वाला है किंतु एकांत में कार्य करना चाहता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यक्तित्व को कई प्रकार से बांटा गया है। जुंग ने अपने सिद्धांत की ओर आगे की व्याख्या की है। इससे उसका सिद्धांत बहुत विस्तृत हो जाता है। उसने प्रत्येक अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी को चार भागों में विभाजित किया है। पहला नंबर है विचार प्रधान, दूसरा है भाव प्रधान, तीसरा है तर्क बुद्धि प्रधान, चौथा है दिव्य दृष्टि प्रधान। ये विभाजक व्यक्तित्व के बहिर्मुखी तथा अंतर्मुखी विशेषताओं वाले वर्गीकरण में आत्मसात होते हैं। 34 नंबर में क्या है क्वेश्चन? 34 नंबर यहाँ पे है। 34 नंबर में क्या है? व्यक्तित्व परीक्षण के प्रकार बताइए। व्यक्तित्व परीक्षण के प्रकार इस प्रकार हैं। आत्मनिष्ठ विधियाँ, पहला नंबर आत्मनिष्ठ विधि में है व्यक्ति इतिहास विधि, दूसरा है आत्मकथा विधि, तीसरा है प्रश्नावली विधि, चौथा है साक्षात्कार विधि। क्या है चौथा? साक्षात्कार विधि। दूसरा नंबर क्या है? वस्तुनिष्ठ विधियों में जो है तो वस्तुनिष्ठ विधियों में क्या है? वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत है निरीक्षण विधि, वर्ग क्रम विधि, शारीरिक विधि, समाज रेखा चित्र विधि। इसके बाद प्रेक्षण विधियों के बारे में जानेंगे। प्रेक्षण विधियों के अंतर्गत कौन सी आती हैं? रोड शाही धब्बा परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, तीसरा है बालकों का अंतर्बोध परीक्षण, चौथा है शब्द साहित्य परीक्षण। पांचवा नंबर क्या है? पांचवा नंबर है वाक्य पूर्ति परीक्षण। पांचवा नंबर है वाक्य पूर्ति परीक्षण। छठवां नंबर है खेल विधि। छठवां नंबर क्या है? खेल विधि। सातवां नंबर है चित्र साहित्य परीक्षण। सातवां नंबर क्या है? चित्र साहित्य परीक्षण। आठवां नंबर क्या है? अभिनय प्रदर्शन विधि। आठवां नंबर क्या है? अभिनय प्रदर्शन विधि। अब इसके बाद है मनोविश्लेषणात्मक विधियां के बारे में जानेंगे। पहला नंबर है मुक्त साहित्य, दूसरा है स्वप्न साहित्य। इसके बाद हम जानेंगे कौन सा नंबर क्वेश्चन? इसके बाद हमारा 35 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 35 नंबर व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं? 2016 में और 15 में आया है। IMP क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए। बालकों में शारीरिक मानसिक तथा संवेगात्मक अनेक प्रकार के भेद पाए जाते हैं। बालकों के व्यक्तिगत भेद शिक्षक के समक्ष अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिक यह स्वीकार करने लगे हैं कि शिक्षा का आधार बिंदु बालक है और उसकी शिक्षा उसके अनुरूप होनी चाहिए। इसी कारण मनोविज्ञान में व्यक्तिगत भेद पर अधिक विचार किया जाने लगा है। व्यक्तिगत भेदों के आधार पर बालक को शिक्षा देने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत भेदों के अध्ययन से बालकों की व्यक्तिगत योग्यताओं की जानकारी करके उनका उचित विकास किया जा सकता है। आगे ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि कोई भी दो व्यक्ति समस्त दृष्टिकोण से एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। उनमें पाई जाने वाली विभिन्नताएं ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है जो उसे दूसरे से अलग प्राणी के रूप में प्रस्तुत करती है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेषताएं होती हैं जो उसे दूसरे से अलग प्राणी के रूप में प्रस्तुत करती हैं। व्यक्ति एक दूसरे से मानसिक, संवेगात्मक तथा गतिवाही दशाओं में भिन्न होते हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिक बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अधिक महत्व देते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता की व्याख्या करना है। व्यक्तिगत विभिन्नता की व्याख्या कुछ विद्वानों ने इस प्रकार की है। पहला नंबर है स्किनर, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पक्ष व्यक्ति विभिन्नता का अंश है। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है टायलर, शरीर के आकार और रूप, शारीरिक कार्य गति की क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, वृद्धियों और व्यक्तित्व के लक्षणों के मापन की जाने वाली विभिन्नताओं का सिद्ध हो चुका है। यही व्यक्तिगत विभिन्नता की व्याख्या है। 36 नंबर क्वेश्चन जो है तो हम अगले वीडियो में करेंगे। क्लास नंबर 14 यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बीके कंप्लीट कोर्स को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जैसा मैं आपसे अनुरोध करता हूं। आपको पवन की गाइड से पूरा बाल विकास कराया जा रहा है। निश्चित है कि आपको समझ आ रहा होगा, तो मेरा सपोर्ट करिए, लाइक करिए और जय हिंद।